नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान में पाठ 22 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो। अब जैसा कि पाठ का नाम है ग्राहक, जिसमें एक शब्द आ रहा है, तो यहाँ हम इसी पाठ को अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्राहक के बारे में। ग्राहक के बारे समझने के पहले हम जानते हैं कि हम एक ग्राहक हैं। तो हम ग्राहक हैं तो हम अपनी वस्तु के चयन के लिए कहाँ जाएंगे? बाजार में जाएंगे, बिल्कुल। और बाजार में जाकर विभिन्न वस्तुओं का हम चयन करते हैं। विभिन्न वस्तुओं का चयन भी अगर ना भी करें, तब भी हम बाजार में एक गली में से भी निकल रहे हो या कहीं से गुजर भी रहे हो, तब आपने कई जगह पे लगा हुआ बोर्ड देखा होगा, सेल, कि 80% कीमत कम करके आपको मतलब कोई चीज़ दी जाए वहाँ पर, या फिर एक के साथ एक फ्री दी जाए, या फिर 3 के साथ में 2 फ्री दी जा रही हो कोई चीज़ें। इसके अलावा आपने केवल रास्ते में चलने की बात नहीं है। आप 10वीं में पढ़ रहे हो या फिर 10वीं में पढ़ रहे हो, या आपने कभी देखा होगा किसी टीवी में भी ऐड कभी देखा होगा कि इतना एक के साथ एक फ्री मिलेगा, या अखबार में या मैगजीन में पढ़ा होगा आपने कि यहाँ पर सेल लगी है और इतने कीमत कम दी जा रही है, 30% ऑफ किया जा रहा है, 60% ऑफ किया जा रहा है, 90% तक ऑफ किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में इतना सस्ता होता है? क्या कभी आप इन सेल में गए हो? अगर गए भी होंगे तो आपने देखा होगा कि जिस सेल में आप गए होंगे तो वहाँ वह वस्तु या तो उपलब्ध ही नहीं होगी, और अगर उपलब्ध भी हो गई तो उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी, और क्वालिटी भी अगर वैसी है तब भी कीमत वो नहीं होगी जो आप सोच के गए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु की कीमत 100 रुपये है, आपको अखबार में बताया गया था भाई 50% फ्री में दी जाएगी, तो 100 रुपये की चीज़ हो गई 50 में। लेकिन वहाँ पर जब आप जाके देखे हो तो वो चीज़ 100 में ही है, और उस पर कीमत किसकी चिपकाई हुई होगी? 200 रुपये की चिपकाई हुई होगी। तो 50% फ्री में आपको मिल रही है चीज़, तो वो तो मिली आपको 100 में, लेकिन आपके लिए तो वो हो गया सस्ता। लेकिन दुकानदार जो है या बेचने वाला जो है, विक्रेता जो है, उसको तो उतनी ही कीमत मिल गई अपनी, जितनी उसे मिलनी चाहिए थी। तो इस तरह से कई बार आपको निराशा का सामना भी करना पड़ा होगा कि इस तरह के आप सेल में गए हो, इस तरह की बातें आपने सुनी थी, तो आप को बिल्कुल भी उससे संतोष प्राप्त नहीं हुआ होगा। और कभी आपने यदि दुकानदार से बहस भी की होगी इस बारे में, तो भी उसका जवाब यही होगा कि आपने ठीक से नियम और शर्तें क्यों नहीं पढ़ी थी पहले, तो वह दोष आप ही को दे रहा होगा, बिल्कुल आप ही को दोष दे रहा होगा वह। तो इस समय पर आपको क्या करना चाहिए, कहाँ आपको शिकायत करनी चाहिए, कौन सी एजेंसी में जाना चाहिए? तो इस तरह की कई एजेंसी आपके लिए उपलब्ध होती है जो आपकी सहायता करती है। तो हम इस पाठ में यही अध्ययन करने वाला है कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता शिक्षा क्या है, उपभोक्ता के सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं कौन सी है, और कौन से अधिकारों का उपयोग वह कर सकता है, या अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है। इसका अध्ययन हम इस पाठ में करने वाले हैं। तो आगे हम देखते हैं कि उपभोक्ता कौन है। आप और मैं उपभोक्ता ही हैं। हम किसी न किसी रूप में सामानों को खरीदते हैं, उनका उपयोग करते हैं, अपनी सामान जो अपनी सेवा हमने किसी से ली है तो उसके बदले में हम अपनी उसकी कीमत भी चुकाते हैं। तो हम एक उपभोक्ता के रूप में सेवा प्राप्त कर रहे हैं या किसी वस्तु का चयन कर रहे हैं, तो बदले में हम कीमत चुका रहे हैं। तो हम क्या हैं? किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। आगे देखते हैं। जैसे उपभोक्ता कौन है? उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि हमने विभिन्न अपनी जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया ना, उनका उपभोग किया, इसलिए हम क्या है? उपभोक्ता। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं को हम खरीदते हैं, उसकी हम कीमत अदा करते हैं। फिर कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाएं हो सकती है? जैसे भोजन है, वस्त्र है, ईंधन है, कागज, इलेक्ट्रॉनिक आदि वस्तुएं हो सकती हैं। यानी ये हमारी आवश्यकताएं हैं मूलभूत, भोजन, वस्त्र, आवास आदि। और विभिन्न एजेंसियों के द्वारा पैसा लेकर या मुफ्त में उपलब्ध कराई गई सुविधाएं किस में आती है? सेवाओं में आती है। अब जैसे कि मुफ्त में क्या उपलब्ध हो रहा है? जैसे अगर बाहर, घर के बाहर अगर हेडपंप लगाए तो पेयजल आपको फ्री में मिल रहा है। चिकित्सा सेवाएं, सरकारी अस्पताल में अगर आप जा रहे हो तो चिकित्सा सेवाएं आपको फ्री में मिल रही है। तो वह क्या हुई? सेवाएं। ठीक है। विभिन्न एजेंसियां भी अगर आपको मुफ्त सुविधा उपलब्ध करा रही है, जैसे आरटी के तहत शिक्षा अगर उपलब्ध कराई जा रही है आपको, तो वह भी क्या है? आपके लिए सेवा ही है। तो ये हो गई हमारे लिए वस्तु और सेवाएं। एक उपभोक्ता के लिए ये सेवाएं और वस्तुएं हो गई हैं। आगे उपभोक्ता शिक्षा के बारे में हम देखें तो उपभोक्ता शिक्षा क्या है? कि उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं के लिए शिक्षित करना ही उपभोक्ता शिक्षा है। तो वस्तु और सेवाओं के लिए शिक्षित तो करना, लेकिन किस तरह से कि शिक्षित किया जाए, क्या शिक्षा दी जाए कि वस्तु
कहाँ से खरीदनी है, कब खरीदनी है, किस प्रकार उसका चयन करना है, कौन कौन सी जानकारी एक उपभोक्ता को होनी चाहिए, यही क्या है उपभोक्ता शिक्षा के अंदर आपको पता होना चाहिए। फिर उपभोक्ता शिक्षा में इसकी शिक्षा देना कि कब, कैसे, कब और कितना खरीदना है, और उतना ही खरीदना है जितना कि हम उपभोग कर सकते हैं। फिर उपभोक्ताओं के साथ बाजार में धोखाधड़ी होती है क्योंकि उनके पास उचित उपभोक्ता शिक्षा का अभाव होता है, इसलिए भी उपभोक्ता शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त हम देखें कि उपभोक्ता शिक्षा के और लाभ क्या हो सकते हैं, तो वस्तुओं के विवेकपूर्ण चुनाव की योग्यता विकसित करना, सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के सही मूल्य की मांग, और बाजार में व्याप्त जो भ्रष्ट तरीकों से सावधान और खबरदार रहने में, और जब भी समस्या आए तो उसका उचित समाधान ढूंढने में उपभोक्ता शिक्षा जो है वह मदद करती है। किसकी? उपभोक्ता की। आगे हम बढ़े, उपभोक्ता की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। इस पाठ में हम उपभोक्ता को आने वाली विभिन्न समस्याओं का भी अध्ययन करने वाले हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है? मूल्य में भिन्नता, मिलावट और निम्न गुणवत्ता, अनुपलब्धि, जमाखोरी और कालाबाजारी, दोषपूर्ण बाट और नाप, फिर है दोषपूर्ण व्यापार पद्धतियाँ, उपभोक्ता मार्गदर्शन की कमी, स्तरीय उत्पादों का अभाव। ये हमारे लिए क्या थी? उपभोक्ता समस्याएं थी। तो अब हम अध्ययन कर रहे हैं मूल्य की भिन्नता की। अब मूल्य की भिन्नता की अगर हम बात करें तो मूल्य में भिन्नता से क्या तात्पर्य है? मूल्य में भिन्नता से तात्पर्य, जैसे मान लो अगर किसी चीज़ की कीमत है 50 रुपये और आपसे लिए जा रहे हैं 55 रुपये। 50 रुपये किसी चीज़ की कीमत है, यानी कि MRP है, MRP है अगर किसी चीज़ की, और आपसे कितने लिए जा रहे हैं? 55 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये क्या हुई? मूल्य में भिन्नता हो गई ना। कीमत तो भाई 50 रुपये है ले रहे, लेकिन आपसे 55 है। तो आप अगर उस दुकानदार से कहोगे कि भाई इस पर कीमत तो 50 रुपये है, आप 55 रुपये ले रहे हो, तो अलग अलग तरह के बहाने आपको देगा कि भाई हम टैक्स भी तो देंगे, दुकान का किराया भी देना है, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं मैं उसको भी पैसा देता हूँ, तो ये सब मैं कहाँ से दूंगा? ये तो जितने की वस्तु आई है उतने रुपए है इस पे लिखे हुए, तो लेकिन मैं 5 रुपये ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं कर अदा कर सकूँगा, अपने दुकान का किराया दे सकूँगा, मेरे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी तो देनी है ना, इसलिए मैं 5 रुपये ज़्यादा ले रहा हूँ, तो इतने तो आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आप कोई चीज़ सुधरा रहे हो, ठीक है, सुधराते समय एक तो जो सुधारने वाला है यानी कि मैकेनिक है, उसने तो बताया कि भाई 100 रुपये लूँगा, फिर आपने सोचा चलो कोई बात नहीं 100 रुपये ये ले रहा है, एक बार और पता कर लेते हैं बाज़ार में, क्या पता इससे कम में कोई ठीक करे। दूसरे के पास गए आप, तो उसने कीमत बताई 120 रुपये, तो आपने कहा कि यार वो तो 100 रुपये ले रहा है भाई, और तू 120 रुपये कैसे ले रहा है, जबकि चीज़ यानी कि काम आप दोनों एक जैसा करने वाले हो। तो वो व्यक्ति जो कि 120 रुपये लेने वाला है वह कह रहा है कि उससे अच्छा काम करता हूँ मैं अपने काम की गारंटी लेता हूँ, जबकि आप उसके पास उधराओगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, चीज़ उतने समय तक नहीं चलेगी। मैं काम अच्छा करता हूँ, यानी कि मेरी सेवाएं जो है वो अच्छी हैं, इसलिए मैं आपसे 20 रुपये उससे ज़्यादा ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि मूल्य में भिन्नता हो सकती है किसी भी वस्तु की या किसी भी सेवा की। तो यहाँ हम बात करते हैं खरीदारी करते समय एक ही बाज़ार में अलग अलग दुकानों पर वस्तुओं का मूल्य भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको सेवा का उदाहरण दिया, कोई 120 रुपये सुधार रहा है एक चीज़ और कोई 100 रुपये में। थोक बाज़ार में वस्तु का खुदरा बाज़ार से मूल्य कम होता है। थोक में यानी कि अगर ज़्यादा संख्या में आप सामान खरीदते हो, मतलब एक की जगह आपने 10 सामान खरीदे तो बिल्कुल कीमत वहाँ पर थोक बाज़ार में कम होगी, जबकि अगर एक ही खरीद रहे हो तो कीमत तो वहाँ ज़्यादा होगी। फिर है खुली वस्तुओं की अपेक्षा पैक हुई वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि पैकिंग के चार्जेस भी तो लगेंगे, ये मूल्य पैकिंग के कारण होता है। फिर अधिकतम खुदरा मूल्य या MRP खुदरा मूल्य यानी कि उस पर अंकित मूल्य वस्तुओं के लेबल पर छपा है, उसमें भी कमीशन होता है। यानी कि वो जो कीमत छपी हुई है ना, जैसे मैंने 50 और 55 का उदाहरण दिया कि 50 रुपये तो उस पर कीमत छपी हुई है, अंकित मूल्य है, और वह कितना ले रहा है? 55 रुपये ले रहा है। तो 5 रुपये तो उसने बढ़ा के वहाँ ले ही लिए हैं, उसके अतिरिक्त भी वो जो 50 उस पर छपे हुए हैं उसमें भी उसका कमीशन पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। यानी कि 50 की चीज़ वो 50 में ही क्यों ना दे, वो तो फ़ायदे में तब भी है। फिर
हम देखें मौसम के अंत में तथा माल खत्म होने पर भी वस्तुओं के मूल्य में भिन्नता आती है। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का मूल्य कम गुणवत्ता वाले उत्पादों से मूल्य में भिन्नता होती है। मौसम का भी फर्क पड़ता है और गुणवत्ता का भी फर्क पड़ता है और वस्तु की समाप्ति का भी फर्क पड़ता है। आगे कुछ अन्य तरीकों से भी मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अब अन्य तरीके कौन कौन से हैं? जैसे प्रचलित जो ब्रांड होगा उसकी कीमत तो ज़्यादा होगी कि नकल करने वाले उत्पाद बेचकर प्रचलित ब्रांड की नकल कर लेंगे। फिर अलग अलग राज्यों में भी कुछ विशिष्ट उत्पादों की MRP अलग अलग होती है। वस्तुओं को बिना पैकिंग या लेबल के अगर बेचेंगे तो खुला बेचकर भी मूल्य में भिन्नता हो सकती है। अगर बिना पैकिंग के या लेबल वाला अगर आपने सामान बेच रहे हैं तो इस तरीके से मूल्य में अगर भिन्नता आ रही है तो आपको क्या करना है, जो भी दुकानदार है उससे हमने जो सामान खरीदा है उसका बिल और रसीद ज़रूर लें। फिर बिल और रसीद लेके अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर है तो आप चाहें तो उसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा आप उससे बिल लेंगे कि भाई तूने अंकित मूल्य तो यहाँ पर 50 है और तू 55 का दे रहा है, चल तो ठीक है बिल दे दे इसका। तो वो जल्दी से बिल भी नहीं देगा 55 का, वह कहेगा ठीक है आप 50 में ही ले लो, कोई बात नहीं, मैं घाटे में ही रह लूँगा। इस तरह से वह बहाने लगाएंगे। अब आगे हम बढ़े मिलावट और निम्न गुणवत्ता। तो किसी भी उत्पाद में किन्हीं चीज़ों की मिलावट करना या फिर किन्हीं चीज़ों को निकाल देना, या तो उसमें मिलावट की जाएगी, जैसे कि मान लें हम पिसे हुए जो मसाले होते हैं, जैसे लाल मिर्च है पिसी हुई, उसमें कहते हैं ईंट का बुरादा मिला हुआ होता है। उसी तरह से जो चीनी होती है उसमें पाउडर मिला हुआ होता है। उसी तरह से चाय पत्ती जो होती है उसमें लोहे अयस्क का चूर्ण मिला हुआ होता है। इस तरह से ये तो मिलावट की गई, जिससे क्या होगा, उसके वजन में वृद्धि हो जाएगी। या फिर किन्हीं चीज़ों में से कोई चीज़ें, कीमती चीज़ें निकाल लेंगे, जैसे इलायची में से उसका तेल निकाल लिया, बादाम में से उसका तेल निकाल लिया, तो दूध में से क्रीम निकाल ली, तो इस तरह से उसकी गुणवत्ता में अंतर आ जाएगा, यानी कि उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो इस तरह से भी जो उपभोक्ता है यह भी क्या है, उसके लिए मिलावट और निम्न गुणवत्ता भी एक समस्या है। तो उत्पाद को तैयार करने में निम्न कोटि का कच्चा माल लगाकर या उत्पादन की गलत विधि अपनाकर या अनुचित भंडारण द्वारा मिलावट की जाती है। अनुचित भंडारण द्वारा मिलावट कैसे की गई कि मान लीजिए गेहूं है, उसका भंडारण ठीक से नहीं किया, बारिश आई, बारिश से वह भीग गया और ख़राब हो गया। अब भंडारण में कमी रह गई ना यहाँ पे, तो इससे भी क्या हुआ, नुकसान ही हुआ ना ग्राहक को, तो क्योंकि कीमत तो उससे अच्छे की वसूलेंगे और उसे देंगे कैसा, ख़राब अनाज। फिर मिलावट जानबूझकर की जाती है फ़ायदा कमाने के लिए, जैसे कि अभी हमने बात की कि लाल मिर्च का जो पाउडर है उसमें ईंट का बुरादा मिलाना या लकड़ी का बुरादा मिलाना। इस तरह से अगर मिलावट की गई है तो जानबूझकर की गई है ना ये तो ऊपर से, जिससे कि उसकी वजन बढ़ जाएगा और कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी, यानी किसको, दुकानदार को। और उत्पादन उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा, लाल मिर्च में अगर ईंट का चूरा या लकड़ी का बुरादा मिला रहे हैं और उसमें कलर मिला रहे हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही। तो यहाँ पर हमें मिलावट की जांच करने के लिए क्या करना चाहिए, समय समय पर जो खाद्य पदार्थ है उसकी घर पर ही जांच कर लेनी चाहिए, घर पर ही मिर्च मसाले पिसाने चाहिए और पैकिंग करे हुए सामान ही खरीदने चाहिए, क्योंकि खुले हुए में ही तो मिलावट होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पैकिंग के सामान खरीदने चाहिए। घर पर हम जांच कर सकते हैं, जैसे मिर्च मसालों की हम घर पर जांच कर सकते हैं, चाय पत्ती की हम घर पर जांच कर सकते हैं। और यदि जांच में अगर आप सफल रहते हैं कि हाँ उसमें मिलावट है, तो फिर आप किसी एजेंसी में जाकर उसका निरीक्षण करवा सकते हैं और उसके लिए अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आगे हम चलें, अनुपलब्धि, जमाखोरी व कालाबाजारी। अनुपलब्धि यानी कि कोई भी वस्तु है उसे अनुपलब्ध कर देंगे बाजार में से और जमा कर लेंगे खुद के पास, और फिर उसकी कालाबाजारी यानी कि अधिक कीमत में बेचेंगे। क्या किया है, पहले तो किसी वस्तु को अनुपलब्ध किया बाजार में से अनुपलब्ध करके खुद के पास जमा कर लिया और जमा करके उसे अधिक कीमत पे बेचा। ठीक है, तो व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूलने के लिए क्या किया कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, ज़रूरतमंद उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से बढ़े हुए दामों पर बेचेंगे, और जो ज़रूरतमंद होंगे उन्हें तो ख़रीदना ही पड़ेगा भाई, ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो तो हम खरीदेंगे। तो इस तरह से भी जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, वह लाभ कमाते हैं और नुकसान किसको होता है, उपभोक्ता को। और वो एक समस्या के रूप में उभर कर आता है, किन के लिए,
जो बेचारे ज़रूरतमंद उपभोक्ता है उनके लिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक उदाहरण अगर देखें तो जैसे कि गैस एजेंसी है, गैस एजेंसी वाले क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ भाई अब सिलेंडरों की कीमत बढ़ने वाली है, तो वो क्या करेंगे, खुद के पास सिलेंडर जमा करके रख लेंगे। जहाँ 15 दिन में डिलीवरी उन्हें देनी होती है कम से कम 15 दिन में, उसकी जगह पर वह डिलीवरी देंगे नहीं कि है ही नहीं सिलेंडर। फिर जब कीमत बढ़ गई फिर वह डिलीवरी देंगे। या फिर क्या करेंगे, जो घरेलू सिलेंडर है उसकी गैस किस में डाल लेंगे, व्यावसायिक सिलेंडर में डाल लेंगे। व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत ज़्यादा होती है तो घरेलू सिलेंडरों को तो अनुपलब्ध कर देंगे, यानी कि है ही नहीं है हमारे पास। और व्यावसायिक सिलेंडर में जिसमें गैस डाली गई है उसे ज़्यादा कीमत पर बेचने के उनको मुनाफा मिलेगा। आगे बढ़ें। दोषपूर्ण बाट और नाप। अब जब बाट और नाप, आप सभी जानते होंगे बाट और नाप के बारे में, तो इनमें क्या होगा, वस्तुओं को तोलते मापते हैं उसके बाद ही हम खरीदते हैं। वस्तु को तुलाकर और माप कर ही तो खरीदते हैं। तो हम तो सामने जो दुकानदार है उस पर विश्वास करते हैं कि उसने जो नाप किया है या जो बाट का इस्तेमाल किया है वह सही किया होगा और हमारे साथ कोई धोखा वह नहीं कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दुकानदार अपना मुनाफा कमाने के लिए ऐसा भी कर सकता है। मिट्टी के जैसे कि पत्थर के बाट काम में लेगा, या फिर अंदर दबे हुए बाट काम में लेगा, या फिर चुंबक लगा लेगा तराजू में, या फिर ऐसी तराजू का इस्तेमाल करेगा जिसमें नीडल ही नहीं होगी। और किसको बेवकूफ़ बनाएगा, ग्राहक को यानी उपभोक्ता को बेवकूफ़ बनाएगा। या फिर ऐसे कनस्तर का इस्तेमाल करेगा जो अंदर दबे हुए होंगे, धसे हुए होंगे, जिसमें मोच आई हुई होगी, उन कनस्तरों का इस्तेमाल करेगा मापने के लिए तेल को या दूध को या कोई भी तरल पदार्थ को। तो इस तरह से भी उपभोक्ता के साथ में धोखा होता है, उसके साथ सामने ये एक समस्या के रूप में उभर कर आता है और दुकानदार को इसका फ़ायदा पूरा मिलता है। जैसे वस्तुओं को तोलते समय, नापते समय भी दोषपूर्ण तरीके से मापते हैं, जैसे कि नियत वजन से कम वजन वाला बाट अगर काम में लेंगे तो, जैसे कि ईंट पत्थर या खोखले तले वाले बाट का प्रयोग करेंगे। बाट काम में ना लेके क्या काम में ले, ईंट काम में ले या पत्थर काम में ले या फिर खोखले तले वाला बाट काम में ले। तराजू में कमानी का प्रयोग जो पलड़े के खाली होने पर भी सीधी ही रहती है। जब पलड़ा खाली हो गया फिर भी वह कमानी जो होती है वो बिल्कुल सीधी ही रहती है, इधर उधर नहीं जाती। फिर तराजू के पलड़ों के नीचे चुंबक या गत्ते के टुकड़ा लगाना। पेट्रोल पंप पर, टैक्सी और ऑटो रिक्शा के मीटर की सुई छूने पर ही न रहना। जैसे ये बाट है तो नीचे से देखो ये खोखला है, इस तरह से बना हुआ नहीं है। बाट जो कि खोखला बना हुआ है, इस तरह से, इस तरह के बाट को काम में लेना। जबकि बाट ऐसा सीधा होना चाहिए ना, इसको काम में लिया ही नहीं और हमने भी ध्यान नहीं दिया। हमें तो दुकानदार पे विश्वास है, सब्जी वाले पे विश्वास है, फ्रूट वाले पे विश्वास है कि वह सही नाप करेगा। फिर पिच के तले वाले, अब ये जो तला है ये देखो पिच का हुआ है, जबकि होना कैसा चाहिए, समतल होना चाहिए। तो यहाँ तो हमारे साथ धोखा हो रहा है ना, ये तो गलत है, जबकि सही तो समतल माप है। ठीक है, मापों का प्रयोग करके ताकि दूध या तेल जैसे तरल पदार्थ कम बेचे जा सकें। कम बेचेंगे तो उन्हें तो फ़ायदा है, पूरा कीमत हम दे ही रहे हैं और हमारे पास कम आएगा उसी कीमत पर। फिर छोटे या मुड़े हुए गजों का प्रयोग या फिर कपड़े को खींच कर नापना जिससे कम कपड़ा नापा जाए। तो ये गज जो कि क्या है, मीटर है, इसका प्रयोग किया है, जबकि होना क्या चाहिए, ये सीधा होना चाहिए। इससे कम कपड़ा माप के दुकानदार फ़ायदे में। फिर हम दोषपूर्ण व्यापार पद्धतियों का प्रयोग करना। तो दुकानदारों व उत्पादक दोषपूर्ण तरीके अपनाकर उपभोक्ता को धोखा देते हैं। अब छोटी वस्तुओं को बड़े पैकेटों में पैक करना या खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आकर्षक पैकिंग करना। अब जब आकर्षक वो दिखेगा, अच्छी पैकिंग वो दिखेगी, तो हम तो उसी वस्तु को खरीदेंगे जो आकर्षक पैकिंग में हमें लगेगा कि आकर्षक पैकिंग में है, यानी वस्तु भी अंदर से अच्छी होगी, आकर्षक ही होगी। ब्रांड नाम, लेबलों का प्रयोग और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों जैसी पैकिंग करना। जिसकी गुणवत्ता अच्छी है वैसी की सेम टू सेम कॉपी करना। निम्न स्तरीय वस्तुओं के साथ आकर्षक उपहार या छूट देना। अब जो भी निम्न स्तरीय वस्तु है उसके साथ में कोई उपहार देंगे या छूट देंगे, जैसे 10% डिस्काउंट मिलेगा, या एक चाय पत्ती, किसी चाय पत्ती का कोई ब्रांड है उसके साथ में एक जार फ्री मिलेगा, या तेल का जो एक पाउच है उसके साथ में एक जार फ्री मिलेगा। तो लगता तो है हमें कि फ्री मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वस्तु हमें फ्री मिल रही है उसकी कीमत उस वस्तु में जुड़ी हुई है जो हम खरीद रहे हैं।
जैसे भी मैंने बोला, अगर आपको चाय पत्ती, किसी ब्रांड की चाय पत्ती खरीद रहे हो और उसके साथ में कोई जार आपको मिल रहा है, तो जार की कीमत तो उस चाय के साथ में पहले ही जुड़ी हुई है। हमें तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये फ्री मिल रहा है, जबकि कोई भी दुकानदार या कोई भी कंपनी या कोई भी विक्रेता अपने सामान को फ्री नहीं देगा, वह अपनी कीमत उसमें जोड़ कर देगा। उपभोक्ता मार्गदर्शन की कमी, ये भी एक समस्या है। तो दुकानदार और उत्पादकों द्वारा सही व पूर्ण सूचना नहीं देना। तो दुकानदार और उत्पादक क्या है, सही सूचना या पूर्ण सूचना देंगे नहीं देंगे। कोई भी वस्तु अगर है तो मान लीजिए उसके साथ में कोई पंपलेट होना चाहिए, जिससे कि हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें कि इसमें क्या क्या सामान डला हुआ है, इसकी कीमत कितनी है, कब ये एक्सपायर होने वाला है। ये सब जानकारी एक उपभोक्ता को होनी चाहिए। यह जब जानकारी हम किसी उत्पादक से या दुकानदार से प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह कहते हैं कि ये लो, या तो ये कहेंगे कि पूरा डब्बा खरीदना पड़ेगा, इसके अंदर ही ये लेबल लगा हुआ है, तब आप इसको पढ़ लेना। लेकिन वो जो लेबल लगा हुआ होता है वो इतनी छोटी, उसके अंकित जो अक्षर हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर हम समझते नहीं हैं उनको। तो इस तरह से वह पूर्ण सूचना नहीं देते हैं। फिर विक्रेता का रूखा व्यवहार, जो विक्रेता होता है उसका रूखा व्यवहार होता है, तो हमें लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं, खरीद लेते हैं, देखेंगे फिर बाद में। फिर विक्रेता उन्हीं उत्पादों को बताते हैं जो उनके पास होते हैं। तो उन्हीं उत्पादों को बताएंगे जो उनके पास हैं, क्योंकि उन पर उनको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसे उत्पाद ही वो खुद के पास रखेंगे, क्योंकि उन पर उनका अच्छा कमीशन होता है, कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए वो है ऐसे ही सामान रखेंगे। फिर आगे हम देखें कि स्तरीय उत्पादों का अभाव होना। अब स्तरीय उत्पाद जो होते हैं बाजार में, जैसे कि हमें पता ही है, स्तरीय आजकल जो बाजार है वो भरा हुआ है नकली सामानों से, नकली उत्पादों से। वो नकली उत्पादों से क्यों भरा हुआ है, नकली सामान से क्यों भरा हुआ है? जैसे अभी हमने बात की कि जो विक्रेता होता है उसे अधिक कमीशन मिलता है नकली सामानों पर, यानी कि बिना स्तर के सामान पर। और हमारे सामने जब असली सामान आएगा ही नहीं, हमारे सामने जो उपलब्ध है वो स्तरीय सामान ही नहीं है, तो हमें फिर उन्हीं का चयन करना पड़ता है जल्दी से। जो एक उपभोक्ता होता है उसे हर काम में जल्दी होती है, जैसे हमें भी हर काम में जल्दी होती है कि चलो ठीक है, फटाफट से अपना काम ख़त्म करो, हमें ये सामान खरीदना खरीदो और चलो। ज़्यादा हम जानकारी प्राप्त करना ही नहीं चाहते। तो यह भी क्या है, हमारे लिए एक समस्या ही है कि गुणवत्ता मापक चिन्हों का उस पर अभाव होगा, या उत्पादों पर मानकीकरण चिन्ह अंकित ही नहीं होंगे, या गुणवत्ता मानकीकरण चिन्ह वह होते हैं जो उत्पादों की उच्च गुणवत्ता, सही वजन और सुरक्षित होते हैं। अब ये गुणवत्ता मानक चिन्ह कौन कौन से हैं? ISI, एगमार्क, FPO आदि सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ये क्या है? मानकीकरण चिन्ह है। तो ये हम देखें जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उन पर अंकित है या नहीं। फिर उपभोक्ता समस्याओं का हमें समाधान कैसे करना चाहिए? तो किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले ही हमें बाजार का सर्वेक्षण कर लेना चाहिए। जैसे हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो पहले बाजार में 2-4 दुकानों पे तो कम से कम जाके पूछना चाहिए कि कोई वस्तु जो हम खरीद रहे हैं उसकी कीमत क्या है। सबसे पहले तो उसकी जो कीमत है, फिर उसको हम देखेंगे कि उस पर कोई मानकीकरण चिन्ह है या नहीं, वो पैकिंग में है या नहीं है। मानकीकरण चिन्ह के अलावा जो लेबल उस पर अंकित है, क्या उस पर सही जानकारी उपलब्ध है या नहीं। तो ये हम 2-4 दुकानों पर जाकर हम करेंगे, और फिर उनको एक बार प्रयोग में भी लेकर देखने की कोशिश करेंगे कि उस पर समस्त जानकारी हो। फिर सामग्री केंद्रीय भंडार, उचित दरों की दुकानों, विश्वस्तरीय दुकानों से ही हमें खरीदनी चाहिए। फिर खरीदी हुई वस्तुओं के बिल, रसीदें व गारंटी कार्ड अवश्य लें और उन्हें सुरक्षित भी रखें। यह भी उपभोक्ता को करना चाहिए। और खुली वस्तुओं की अपेक्षा पैकिंग में ही सामान लगे जो हों वही हमें खरीदने चाहिए। इसके अलावा जो सामान हम ले रहे हैं तो एक तो पैकिंग में हो, इसके अलावा उस पर लेबल भी लगे हुए हों, उसको भी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि अभी हमने बात क्या की है, पैकिंग में जो सामान होंगे जिस पर लेबल लगा हुआ होगा उसमें मिलावट की संभावना रहने की कम रहती है, कि मिलावट उसमें कम रहती है, उनकी संभावना नहीं के बराबर रहती है कि उसमें मिलावट की जाए। फिर ब्रांड के नामों, सामग्री, कुल वजन, अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसे क्या शब्द दिया है? MRP, अधिकतम खुदरा मूल्य, MRP जिसे शॉर्ट में बोला है। वस्तु खराब होने की अंतिम तिथि, एक्सपायरी डेट, मानक चिन्हों के लेबल, मानक चिन्ह भी हमने पढ़े जैसे ISI, एगमार्क, FPO, वो सावधानी पूर्वक हमें पढ़ने चाहिए। फिर जमाखोरी, कालाबाजारी या नियत मूल्य से अधिक मूल्य देने से हमें बचना चाहिए। ईंट, पत्थर जैसे अनियमित बाट को
स्वीकार नहीं करना चाहिए और सही वजन व बाट का ही प्रयोग करने हेतु सावधान व होशियार रहना चाहिए। यह मुफ्त उपहार और आकर्षक छूट जैसे छल कपट व व्यर्थ की बातों से धोखा नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हमने शुरू में बोला कि जैसे सेल लगी है, 80% की छूट दी जा रही है, तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि 80% छूट पर आपको कोई सामग्री उपलब्ध हो या कोई वस्तु आपको उपलब्ध हो या कोई सेवा आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जो भी ऐसा दुकानदार है या विक्रेता है, अगर वो ऐसा लुभावना प्रयोग कर रहा है तो वह केवल आपको आकर्षित करने के लिए ही कर रहा है। वहाँ जाकर आप स्थिति का अवलोकन करोगे तो आपको संतोष कभी प्राप्त होगा ही नहीं। फिर हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले व खरीदार के पश्चात गारंटी वाले उत्पाद ही खरीदने चाहिए। व्यापारियों द्वारा दी गई गलत सूचना, धोखाधड़ी या दोषपूर्ण व्यापारिक तरीकों को अपनाने की सूचना संबंध अधिकारी को देनी चाहिए, जिससे कि अन्य जो उपभोक्ता है वह इस तरह के धोखाधड़ी से, इन तरह की समस्याओं का सामना करने से खुद को बचा पाएंगे। आगे हम पढ़ें उपभोक्ताओं के अधिकार और उत्तरदायित्व। अब जैसे कि हमने जाना कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता शिक्षा क्या है, उपभोक्ता की कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब हम जाने कि किस तरह के अधिकारों का उपयोग एक उपभोक्ता कर सकता है इन समस्याओं से बचने के लिए, या इन समस्याओं का अगर वह सामना भी करता है तो खुद को बचाने के लिए आगे भविष्य में कौन कौन से अधिकार और दायित्वों का वह उपयोग करे। जैसे है सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, फिर सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब हम सबसे पहले पढ़े उपभोक्ता अधिकारों में सुरक्षा का अधिकार। तो उपभोक्ता को सुरक्षित रहने का अधिकार है। सुरक्षित रहने का अधिकार है यानी कि अगर जैसे मान लीजिए सुरक्षा किस तरह से, मिलावट की अगर हमने बात करी है तो मिलावट से, क्योंकि वह भी एक कई रोगों को जन्म दे सकती है। जैसे अगर हम कहें कि लाल मिर्च में ईंट का बुरादा मिला हुआ हो या पत्थर का बुरादा मिला हो या लकड़ी का बुरादा मिला हुआ हो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमें कई प्रकार की बीमारियां भी वह कर सकती है, तो हमें सुरक्षा का अधिकार है। या फिर अगर हम खरीदें, हम कोई बिजली का उपकरण खरीद रहे हैं, उससे अगर आपको झटका ले गया है या आपको कोई शारीरिक क्षति हुई है तो उनसे सुरक्षित रहने का भी हमें अधिकार है। तो देखें कि उपभोक्ता को सुरक्षित रहने का अधिकार है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि मिलावटी खाद्य पदार्थ और असुरक्षित बिजली के उपकरण। तो यहाँ इनसे भी सुरक्षित, हर प्रकार से हमें सुरक्षित रहने का अधिकार है। तो इस तरह की अगर कोई समस्या आती है तो हमें अपनी शिकायत को आगे अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए। फिर सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार कैसे कि आपको जो भी सामग्री आप खरीद रहे हो वो पैकिंग में आप लेंगे, उस पर लेबल लगा हुआ होगा, तो आपको सूचना तो मिल ही रही है ना कि ये सामग्री किससे बनी है, कौन कौन से उत्पाद इसमें काम में लिए हैं, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वजन क्या है, कब ये बनी है, कहाँ बनी है, कौन सी कंपनी ने बनाई है, ये सब जानकारी आपको लेबल से या पैकिंग से मिली है। इसके अलावा भी जो जानकारी आपको चाहिए वह दुकानदार या विक्रेता आपको देगा, तो यह आपको सूचना का अधिकार है। तो उपभोक्ता को वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता, परिमाण और मूल्यों के लिए जानकारी का अधिकार है। सभी उत्पादों पर लेबल लगे होने चाहिए और जिन पर पूर्ण सूचना लिखी हुई होनी चाहिए। फिर है चयन का अधिकार। अब बाजार में तो कई सामग्रियां उपलब्ध है, हम एक सामग्री खरीदने जाएंगे, एक चीज़ एक वस्तु हम खरीदने जाएंगे तो बाजार में ढेरों मिलेंगी उसी तरह की चीज़ें, तो हमें चयन का अधिकार है कि हम इस दुकान से खरीदें। और इसी दुकान से अगर हम खरीद रहे हैं तो उसके पास एक चीज़ खरीदने गए हैं, मान लीजिए टूथपेस्ट ही हम खरीद रहे हैं तो उसके पास एक टूथपेस्ट, मान लीजिए कोलगेट ही नहीं होगा, कई तरह के उसके पास टूथपेस्ट होंगे, तो आपको चयन का भी अधिकार है। यह नहीं है कि एक दुकानदार एक ही तरह का टूथपेस्ट आपको बेचेगा। तो उपभोक्ता के विभिन्न विकल्पों में से उचित गुणवत्ता व सही मूल्य की वस्तु और सेवाओं के चयन का अधिकार है। फिर है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई कहाँ की जाएगी, किसी फोरम में की जाएगी, तो आपको अगर कोई परेशानी हुई है तो आपकी सुनवाई का भी अधिकार आपको है। तो उपभोक्ता को व्यापारियों द्वारा किसी भी प्रकार की धांधली और सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का और उस पर सुनवाई का अधिकार है। क्षतिपूर्ति का अधिकार कि जो दिक्कत आपको हुई है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजली का उपकरण खरीदा है और वो ख़राब निकल गया है, उससे आपको शारीरिक क्षति हुई है, या एक बार काम में लेने पर ही वो तो
9 तो 11 जैसा हो गया है, यानी कि अब वो आगे काम में नहीं लिया जा सकता। तो उस क्षतिपूर्ति का अधिकार भी आपको है कि आपने जो कीमत उसके लिए अदा की है वो कौन भुगतेगा। अभी तो आपने भुगती है लेकिन उसका हर्जाना कौन भरे, यानी कि क्षतिपूर्ति का भी आपको अधिकार है। इसके लिए भी आप अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं। तो उपभोक्ता को दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की उचित शिकायतों पर क्षतिपूर्ति और निपटारे का अधिकार है। फिर है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। तो आप उपभोक्ता शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे? शिक्षित करने के लिए अधिकार है आपको खुद को। तो उपभोक्ता विवेकपूर्ण चयन की योग्यता प्राप्त कर सकता है उपभोक्ता शिक्षा के द्वारा, जिससे वो ठीक से चयन कर पाए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से, विभिन्न प्रकार की जो उपभोक्ता को दी जाने वाली सेवाएं हैं उसमें से। आगे, आपकी सहायता के लिए उपभोक्ता सहायक कौन है? आप एक उपभोक्ता हैं तो आपके लिए उपभोक्ता सहायक कौन है? बिल्कुल, आपके लिए एक मित्र या फिर आपके रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, यही कौन है? उपभोक्ता सहायक हैं। इसके अलावा आपको जानकारी किसी भी वस्तु के बारे में कहाँ से मिलती है? लेबल से मिलती है, विज्ञापनों से मिलती है, कानून से मिलती है। तो ये सब क्या हैं? आपके लिए सहायक हैं, उपभोक्ता सहायक हैं। तो ये जो उपभोक्ता सहायक हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? आगे हम देखते हैं। उपभोक्ता सहायक कौन कौन हो सकते हैं? लिखित या वर्णित कोई भी चीज़, ये क्या हो सकती है? आपके लिए उपभोक्ता सहायक हो सकती है, जो उपभोक्ताओं को उस वस्तु के चयन के संबंध में सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है, जिसे वह अब खरीदना चाहता है। तो ये क्या है? उपभोक्ता सहायक हैं आपके लिए। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को उपलब्ध सामान्य उपभोक्ता सहायक कौन सा है? लेबल है, लीफलेट है, पैकेज यानी कि पैकिंग है, या फिर उसका जो विज्ञापन दिया जा रहा है वो है। मानकीकृत चिन्ह, जैसे हम बात कर रहे हैं ISI, FPO, एग मार्ग, ये भी क्या है? उपभोक्ता सहायक है। लेजिस्लेशन, उपभोक्ता संघ तथा उपभोक्ता सहकारिताएं, ये कौन हैं? आपके उपभोक्ता सहायक ही हैं। आगे हम देखें उपभोक्ता सहायक में हमने जब अध्ययन किया है इनका, तो इनका थोड़ा विस्तार में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम लेबल को। तो लेबल क्या है? लेबल वस्तु के ऊपर खुदी हुई या मुद्रित जानकारी है। लेबल में कौन कौन सी सूचनाएं हो सकती है, कौन कौन सी जानकारी हो सकती है? उसमें होती है उत्पाद का नाम, जो भी आप उत्पाद खरीद रहे हो उसका नाम होगा, ट्रेड तथा ब्रांड का नाम होगा, विनिर्माता का नाम और पता उसमें दिया हुआ होगा, आधार तत्व, कौन कौन से तत्वों से वह बना हुआ है, वो जो उत्पाद है उसका उद्देश्य है या प्रयोग, किस प्रकार से वो आप उपयोग करें, प्रयोग के लिए उसमें निर्देश भी दिए हुए होंगे। उत्पाद के प्रयोग के समय ध्यान रखे जाने वाली कौन कौन सी चेतावनियां हैं या सावधानियां हैं। इसके अतिरिक्त खुराक, अगर कोई दवाई है तो किस तरह से, कितनी मात्रा में, कितनी बार उसे काम में लेना है, ये जानकारी भी जो भी लेबल है उस पर दी हुई होनी चाहिए। फिर गारंटी अवधि, अगर कोई बिजली का आपने उपकरण लिया है तो कितने समय की उस पर गारंटी है। कोई आपने उपकरण खरीदा है या मशीन का कोई पार्ट खरीदा है तो वो कितने समय की गारंटी दे रहा है। मानकीकृत चिन्ह उस पर होना चाहिए, जैसे ISI है, FPO, एगमार्क है, ये उस पर चिन्हित होना चाहिए। उत्पाद का मूल्य उस पर होना चाहिए, निवल भार, कितना भार है, लॉट या बैच संख्या, विनिर्माण की तिथि और उत्पाद की समाप्ति तिथि भी उस पर होनी चाहिए कि आप खरीद तो रहे हो, खरीदने के बाद में वो काम कितने समय तक आएगी। फिर उपभोक्ता के रूप में आपके लिए लेबलों का महत्व क्या है, ये सब जानकारी लेबल पे होगी तो ये तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तभी तो है ना। जिससे क्या होगा? आधार तत्वों की सूची को पढ़ें जिसमें पशु स्रोत हो सकते हैं और आपको इनमें से किसी तत्व में से एलर्जी तो नहीं है, ये भी पढ़ने में सहायक होगी। फिर मानक चिन्ह की जांच करें, क्या ये असली है? मानक चिन्ह जैसे ISI, FPO, जो चित्र बने हुए तो होते हैं नकली सामान पर भी, लेकिन वह असली चित्र नहीं होते हैं, असली मानकीकृत चिन्ह नहीं होते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ISI असलियत में कैसा होता है, FPO का मार्क असलियत में कैसा होता है। आगे हम पढ़ेंगे, उस वस्तु को ना खरीदें जिसकी समाप्ति तिथि समीप हो। जैसे कि अभी जो महीना या साल चल रहा है और उस वस्तु जो हम खरीद रहे हैं उस पर भी वही महीना और साल है, यानी एक्सपायरी तो है जिस पर अंकित, वह तो अभी एक्सपायर होने वाला जब आप खरीद रहे हो। या फिर मान लो अब इस महीने की और इस साल की जो तिथि अभी है और वो है 1 महीने बाद ही एक्सपायर होने वाला है, तो हम ऐसे सामान को नहीं खरीदेंगे। फिर उत्पादों में दिए गए निर्देश के अनुसार वस्तु का भंडारण का प्रयोग करें। जैसे कई वस्तुओं पर अंकित होता है कि इतने डिग्री जो तापमान है उससे नीचे इसको रखना है, गर्म जगह पर नहीं रखना है, रेफ्रिजरेट करना है या फ्रीज़र
में रखना है, इस तरह से वस्तुओं पर अंकित होता है, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। अब है लीफलेट। तो लीफलेट आपको उत्पाद की मौजूदगी की सूचना उपलब्ध कराता है और उसमें उपकरणों के संस्थापन तथा अनुसंरक्षण की लागत का ब्यौरा भी उपलब्ध कराता है लीफलेट। फिर पैकेज, जो भी पैकिंग की गई है उस पर जिन वस्तुओं को खरीदते हैं उनमें से अधिकतर वस्तुएं पैकेज युक्त या डिब्बाबंद ही होती है। जैसे कि अब हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं वो पैकेट में होगा या फिर डिब्बा बंद होगा। जैसे कि तेल अगर हम खरीदेंगे तो डब्बे में होगा या फिर पैकेट में होगा। ये पैकेज वस्तु को अनेक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। क्यों सुरक्षा या कैसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है? उसकी क्षति से बचा रहा है, टूट फूट से बचा रहा है। टूट फूट जैसे गिलास मान लो या कांच की बोतल मान लो, तो टूट फूट से बचा रहा है। मिलावट से, क्योंकि वो खुद पैक युक्त है, डिब्बा बंद है, तो उसमें मिलावट नहीं की जा सकती। वस्तु की मात्रा में भी कमी नहीं की जा सकती। 1 लीटर का अगर वो है पैकेट तो उसकी मात्रा में कमी करके 800 ग्राम तो हम कर नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसकी मात्रा में भी कमी नहीं की जा सकती, इसलिए भी पैकिंग क्या है, ज़रूरी है। फिर इसके अतिरिक्त विनिर्माता वस्तुओं के पैकेजों पर आकर्षक चित्र आदि बनाते हैं। चित्र भी आकर्षक उस पर छपे हुए होते हैं। उससे क्या होगा, उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सकता है और हम जो उपभोक्ता हैं ऐसी वस्तु को देखते ही उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और वही वस्तु खरीदते हैं जो हमें आंखों को लुभाती है, हमें जो पसंद आती है। आगे विज्ञापन। अब विनिर्माता अपने उत्पादों के संवर्धन के लिए यानी उसको प्रमोशन करने के लिए विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं कि लोग उसे अधिक से अधिक खरीदें। तो इसलिए क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं। आप टीवी पे ऐड वगैरह देखते होंगे विभिन्न सामानों के, जैसे वो आइसक्रीम है, चॉकलेट है, बिस्किट है, तो ये जो चीज़ें हैं इनका आप टीवी पर विज्ञापन देखते होंगे। इसके अतिरिक्त शैम्पू, तेल, कई चीज़ें हैं जिनका विज्ञापन हम टीवी पर देखते हैं। इसके अतिरिक्त ये विज्ञापन जो होते हैं वो बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी भी हमें देते हैं। जैसे अब मैंने आपको एक उदाहरण के लिए दिया और एक बताया था चयन का अधिकार। जैसे कि एक दुकानदार किसी एक वस्तु को ही अपने पास नहीं रखता है, उसकी कई वैरायटी, जैसे अगर हम कहें टूथपेस्ट, तो कई टूथपेस्ट जो है उस दुकानदार के पास उपलब्ध होते हैं, यानी कि कई वस्तुएं उसके पास होती है। तो विज्ञापन में आप ये वस्तुएं पहले से ही देख चुके होते हो। जैसे विज्ञापन में आप कोलगेट भी देख रहे हो, सेंसोडाइन भी देख रहे हो, क्लोजअप भी देख रहे हो। तो इस तरह से जो विज्ञापन है वह आपको बताता है कि कौन कौन सी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं। तो ये जो वस्तुओं के प्रयोग तथा उनकी विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं कौन, विज्ञापन। आगे हम बढ़े मानकीकृत चिन्ह के बारे में। मानकीकृत चिन्ह हमने उदाहरण के लिए पढ़े थे, ISI है, FPO है, एगमार्क है। तो ये किन पर उपलब्ध लगे हुए होने चाहिए, लेबल पर या पैकिंग पे लगे हुए होने चाहिए। तो ये जो चिन्ह होते हैं उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं और दर्शाते हैं कि इन उत्पादों का उत्पादन मानकीकरण एजेंसियों द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया गया है, ये हमें दर्शाते हैं। अब मानकीकृत चिन्ह कौन कौन से होते हैं अब जैसे हमने पढ़ा ISI, अगर हाँ मैंने ये भी बोला है कि ISI नकली जो सामान होते हैं उस पर भी लगा हुआ होता है, लेकिन क्या वह ISI जो ये बना हुआ है ऐसा है या FPO जो बना हुआ ऐसा है। तो ISI का जो मार्क होता है वह किस पर होता है, इलेक्ट्रिकल सामान पे, रसायन पर, खिलौनों, प्रेशर पर, कुकर पर, बिस्किट पर, कॉफ़ी पर, इन पर होगा। फिर हम बात करेंगे FPO की। तो ये संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे कि डिब्बा बंद फल पर, सब्जियों पर, जूस, जैम, सॉस, अचार आदि पर होगा FPO। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्या असली ISI कैसा होता है, FPO कैसा दिखता है असली, क्योंकि नकली सामानों पर भी ये छपे हुए तो होते हैं लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ मिलावट होती है। जैसे FPO, अब ये रिबन बना हुआ है, इसको इस तरह से बना देंगे, इसको डबल लाइन कर देंगे, इस पर और कुछ लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने तो पढ़ लिया FPO है, लेकिन क्या वह असली मार्क है या नकली है। फिर हम पढ़ेंगे एगमार्क। अब एगमार्क किस पे होता है, जो कृषि तथा पशु संबंधी उत्पाद हैं जैसे मसाले, दाल, आटा, अनाज, अंडे, तेल, मक्खन, इन पर होगा FPO। फिर है वुल मार्क। अब वुल मार्क किस पे होगा, वुल यानी कि ऊन, तो ये ऊन पर और ऊनी कपड़ों पर होगा। वुल यानी कि क्या होता है, इंग्लिश में वुल जिसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे ही हम ऊन कहते हैं। तो ये ऊन पर अंकित होगा, यानी कि ऊन और ऊनी कपड़ों पर अंकित क्या होगा, वुल मार्क। यह भी मानकीकृत चिन्ह है। फिर है हॉलमार्क। अब हॉलमार्क
किस पे होगा? सोने के आभूषण पर होगा। इको मार्क, अब इको मार्क किस पे होगा? ये पुनर्निर्माण योग्य, बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण सहिष्णु उत्पाद पर, जैसे परिरक्षक है, डिटर्जेंट है, प्लास्टिक है, पेंट है, इन पर क्या होगा? इको मार्क होगा। तो ये सब जो मानकीकृत चिन्ह है वह एक उपभोक्ता को इनकी जानकारी होनी चाहिए कि ये उस पर जो भी वस्तु खरीदी जा रही है उन पर आवश्यक मानकीकृत चिन्ह अंकित है या नहीं, और अगर है भी तो वह असली मानकीकृत चिन्ह है या फिर उसमें भी मिलावट यानी कि नकली तो नहीं है वो। इनकी जानकारी भी एक उपभोक्ता को होनी चाहिए। फिर है कानून। कानून किस प्रकार से सहायक है? उपभोक्ता सहायक किस प्रकार से है कानून? तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 CPA, जिसे अब उपभोक्ता संरक्षक संशोधन अधिनियम 2002 कहा जा रहा है, जो पहले 1986 था अब 2002 बन गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षक संशोधन अधिनियम बन गया है। यह भी सहायक है, उपभोक्ता सहायक के रूप में उपयोगी है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी वस्तुओं और सेवाएं शामिल है। जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है, जहां पर उपभोक्ता जा सकता है अपनी शिकायत लेकर। उपभोक्ता मामूली शुल्क का भुगतान करता है और उत्पादन के मूल्य के संबंध में अदालत में शिकायत कर सकता है मामूली शुल्क अदा करके। फिर उपभोक्ता संगठन। अब उपभोक्ता संगठन भी उपभोक्ता सहायक है। किस प्रकार से? उपभोक्ता संगठन कई रूपों में सहायता करता है उपभोक्ता की, कि ये जानकारी उपलब्ध कराता है एक तो, फिर उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करता है, उपभोक्ता संबंधी नीतियों का निर्माण करता है और उसमें सरकार का मार्गदर्शन करता है। फिर विभिन्न विषयों पर उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करता है, जो भी विषय हैं उपभोक्ता की शिक्षा के उस पर जानकारी उपलब्ध कराता है। उपभोक्ता विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध प्रदर्शन करता है। फिर उपभोक्ता से शिकायतें प्राप्त करके उन्हें उपभोक्ता अदालतों में भेजता भी है। अभी हमने उपभोक्ता अदालतों की बात की थी, वहाँ पर भेजने का काम भी कौन करता है? ये जो संगठन है वह करते हैं। उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के साथ साथ उसे उपभोक्ता अदालत में भेजने का में भी सहायक होते हैं। आगे हम देखें अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण परिषद, जिसे हमने कहा है ICRPC। ये क्या है? एक पंजीकृत गैर सरकारी संस्थान है जो भारत की उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ता की शिकायतों को दायर करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों को सहायता व मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। तो यह भी, इसकी भी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए और एक उपभोक्ता के रूप में हम अपनी शिकायत को यहाँ पर भी लेकर जा सकते हैं, इस NGO में भी लेकर जा सकते हैं। फिर हम सरकार मौलिक आवश्यकताओं के अधिकार की रक्षा करती है, यह हम जानते हैं। मौलिक अधिकार आवश्यकता, जैसे हम जानते हैं कि भोजन, वस्त्र, आवास क्या है? हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं। तो इनकी जो रक्षा है वह भी करने में सरकार सहायक है। किस प्रकार से सहायक है? कि निम्न आय वाले जो परिवार हैं उनके लिए किफ़ायती दरों पर राशन उपलब्ध कराती है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराती है, निम्न लागत के मकान उपलब्ध कराती है, निःशुल्क मौलिक और प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध कौन कराती है? सरकार उपलब्ध कराती है, जिससे कि उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान की जा सके। जिसमें हम देखें जैसे निम्न लागत की आवास योजना सरकार ने चला रखी है। फिर हम बात करते हैं आगे पेयजल व्यवस्था, जैसे जिनके यहाँ पर जिन्हें आय की दृष्टि से जो परिवार संपन्न नहीं है यानी निम्न आय वर्ग वाले परिवार हैं उनके लिए पेयजल की व्यवस्था की जाती है। हैंडपम्प वगैरह लगा के या नल लगा कर जहाँ पर जो लोग हैं वहाँ फ्री में या मुफ्त में जल भर सकते हैं, जल काम में ले सकते हैं। फिर है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। अब स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार उपभोक्ता के साथ साथ में किसका भी होता है? सरकार का भी होता है कि सरकार जो है स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए। लेकिन हम खुद एक उपभोक्ता है तो हमारे भी कुछ दायित्व होते हैं जिससे कि हम पर्यावरण को स्वस्थ रख सकें। जैसे कि अगर किसी के पास वाहन है, जैसे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो या और किसी रूप में हो, तो उसे समय समय पर अपने वाहन की जांच करवानी चाहिए कि क्या वह प्रदूषण मुक्त है या नहीं, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए।
इसके अलावा स्वस्थ पर्यावरण की हम बात करें तो केवल पर्यावरण का निर्माण वायु से ही नहीं होता है, आसपास में साफ सफाई रखना यह है काम केवल सरकार का नहीं है, हमारा खुद का भी है, क्योंकि हम खुद चाहते हैं स्वस्थ पर्यावरण में जीना, तो हमें भी उसमें सहायता करनी चाहिए सरकार की कि यह अधिकार व्यावहारिक पर्यावरण को सुनिश्चित कराता है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह पर्यावरणिक क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। पर्यावरणीय क्षति किसी प्रकार की भी हो सकती है, चाहे वह वायु की हो या शोर की हो। पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने का उत्तरदायित्व हम सभी का है, तो हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि पर्यावरण को हम स्वस्थ कैसे रखें। तो हमारे सहयोग के बिना सरकार भी स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित नहीं कर सकती, इसलिए हमें भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा है उपभोक्ता के बारे में कि उपभोक्ता हम किसे कहेंगे, उपभोक्ता को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उपभोक्ता सहायक कौन कौन है, उपभोक्ता को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके कौन कौन से अधिकार है और अपने अधिकार की रक्षा के लिए वह कहाँ जा सकता है, किस प्रकार के एजेंसी का सहयोग वह ले सकता है, कौन से कानूनों की उसे जानकारी होनी चाहिए, कौन सी अदालत है जो उसके लिए तैयार है, उसकी शिकायत पर कार्य करने के लिए तैयार है। तो यहाँ तक हमने इतना पढ़ा है। आज हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।